नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, आयनीकरण एवं पीएच मान। इनसे संबंधित हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे। और हमारा जो चैप्टर चल रही है चैप्टर सेकेंड, अम्ल क्षार एवं लवण। ये वीडियो है वो नीट के लिए भी यूज़फुल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है, और साथ ही साथ ये बीएससी सेकंड ईयर के लिए ज़्यादा यूज़फुल है ना। तो आज हम लोग सीधा चलते हैं पॉइंट में। और इसके जस्ट पीछे मैंने एक वीडियो और क्लियर कर रखी है चैप्टर सेकंड का, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाई है, लवण के बारे में बताया है, अम्ल के बारे में बताया है, वो सब क्लियर करिए, तभी आप सेकंड पार्ट में आइए। ठीक है, तो आज पॉइंट में चलते हैं हम लोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीन होना। अब ये एक बात आपको समझना है कि इसके जस्ट पीछे मैंने बताया था आपको लवण में क्या बताया था मैं, अम्ल और क्षार जब क्रिया करता है तो लवण बनता है ना। तो उसके लिए मैंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था, जैसे कि एक आध अम्ल का नाम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक आध और का नाम H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्षार का नाम क्या बताया था आपको, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बताया था एक आध सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये बहुत सारे क्या है, क्षार हैं, और बहुत सारे क्या है, अम्ल हैं। तो इन्हीं दोनों का आप अगर रिएक्शन करा देते हैं तो उस रिएक्शन के फलस्वरूप जो क्रिया होती है उसमें क्या बनता है, क्या निर्मित होता है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, हाँ पॉइंट किसका है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से क्रिया कर, अम्ल यहाँ पर डेल डालना एकदम जरूरी है ना। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से क्रिया कर लवण और जल बनाता है। लवण मतलब क्या होता है, जो नमक है ना, वही, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ लवण है, NaCl है वो हमारा लवण है, ओके, लेकिन बहुत सारे और लवण होते हैं ना, जो कि अत्यधिक मात्रा में उसमें अन्य और पदार्थ मिश्रित रहते हैं। ठीक है, तो लवण का मतलब समझ गए ना, जिसमें एक प्लस आयन होता है, एक भाग प्लस आयन होता है। NaCl कौन है, लवण है, तो इसका एक प्लस भाग, ये माइनस भाग है। तो लवण के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जिसमें एक भाग प्लस आयन वाला होते हैं, दूसरा भाग माइनस आयन वाला होते हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से क्रिया कर देता है, कौन, अम्ल क्षार के साथ, और क्या बनाता है, लवण बनाता है। और लवण के साथ साथ और क्या बनाता है, जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इतने बस को लिखना है आपको सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। इसको इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिए ताकि समझ आए कि ये मुख्य परिभाषा है ना। अब मैं छोटा सा बात और बता रहा हूँ कि इस अभिक्रिया में क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता जाता है। कब तक करेगा उसको बता रहा हूँ। इस अभिक्रिया में क्षार है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता जाता है जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अम्ल के जो सारे अणु हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, तब विलयन पूर्णतः क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो क्या लेते हैं, एक हम लेते हैं अम्ल में क्या लिए हम लोग, ये ले लिया हमने क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, या तो H2SO4 को ले तो ही चलेगा, है ना। तो ये हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और लेते हैं क्षार, तो क्षार में हम लोग किसको लेते हैं, दोनों में किससे ले चलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। तो आपको मैंने रिएक्शन बता रखी थी, रिएक्शन आपको आता ही होगा, है ना। ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन वाले हैं, ठीक है ना। ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन वाले हैं, ये पूरा का पूरा ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन है वो OH के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। और क्या है, Na प्लस है और Cl क्या है, माइनस है, तो ये इसके साथ बनाएगा सोडियम क्लोराइड, और क्या बनाएगा, जल H2O। तो यही मैंने आपको परिभाषा में भी बताई थी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, ये अम्ल है, ये अम्ल है, ये क्षार है, क्रिया करता है, आपस में क्या बनाता है, लवण, ये है लवण, ठीक है, क्या है, लवण, और ये क्या है, जल, है ना। ये अभिक्रिया करता है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, है ना। ओके, अब इसका एक आध उदाहरण आप और देख सकते हो, है ना। H2SO4 के साथ देखना, है ना। H2SO4 के साथ किसको क्रिया करवा देना, किसको, KOH को करा देना, क्लियर है, या तो NaOH को करा देना, ठीक है। तो ओके, आगे हम लोग चलते हैं। उदासीनीकरण के जस्ट बाद आयनीकरण। तो ये आयनीकरण क्या है, देखिए ध्यान से, है ना। इसमें भी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि आयनीकरण एक्चुअली में है क्या। मान लो जाए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मान लो जाए कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किस चीज़ों से बना होता है, एक तो सोडियम है, एक तो ऑक्सीजन है, एक तो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग नहीं गिनेंगे, यहाँ पर क्या है, OH
हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, या हाइड्रोक्सिल। तो Na+ और OH- दो जने बना हुआ है, किसके किससे, Na+ और किससे, OH-, इन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब दोनों आपस में मिलता है, कौन कौन, Na+ OH+, तब क्या बनता है, NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर मैं इसी को तोड़ने की कोशिश करूँगा, NaOH को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, Na और क्या बनेगा, OH-, ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यही, ठीक है। इसको किस किस भागों में तोड़ सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन और किस में, यहाँ पर क्या है, सल्फेट है ना, तो इसमें तोड़ सकते हैं कैसे, ये H है प्लस SO4, ये किस में, ये माइनस में, और ये क्या है, प्लस में, है ना। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, क्लियर है। तो ये ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, है ना। ये H+ है और ये क्या होता है, SO4 है, वो -2 होता है ना, आपको पता होगा, है ना, -2 होता है। क्यों, क्योंकि ये दो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 2 होती है, इसका क्या होता है, +1 होता है ना। ओके, अब ये इसको देखो, ये 2 भागों में बढ़ गया है ना। तो H2SO4 है वो अभी क्या था, H2SO4 अम्ल था, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, ये H+ में और SO4 में, मतलब ये आयन में बन गए, है ना। मतलब H2SO4 का किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिला है और SO4 से मिलकर बना है। मतलब H2SO4 का कितने आयन से मिलकर बना है बोलेंगे तो एक हाइड्रोजन आयन से मिलकर बना हुआ है और किससे, SO4 आयन से मिलकर बना हुआ है। मतलब H2SO4 के ये दोनों जने क्या है, आयन है, क्या है, आयन है। मतलब ये चीज़ है वो अपने आयनों में टूट गया। क्यों टूटेगा, जब उसको हम लोग किस में डालेंगे, जलीय विलयन में डालेंगे तो। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किन किन चीज़ों से बना है, ये तो बना होता है कैल्शियम से, और किन से बना है, OH मतलब क्या है अपने पास, हाइड्रोक्साइड, है ना, OH- से बना हुआ है, क्लियर है। और OH- कितने हमारे पास, 2 है, ठीक है। और Ca कितना है, +2 वाले हैं, ठीक है। ये +2 बार बार लिखता हूँ, क्या है, ये इसका ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, यह कह सकते हैं इसका संयोजकता है। संयोजकता और ऑक्सीकरण में बहुत फर्क है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर हम लोग छोटे क्लास में संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था कह देते हैं इसको, है ना। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किन किन चीज़ों में टूट गया, कैल्शियम में टूट गया और हाइड्रोक्साइड में टूट गया, हाइड्रोक्सिल में टूट गया, ठीक है। तो ये आपको क्या समझ आया कि ये इनके आयन कौन है, इनके 2 आयन हैं, ठीक है, ये है कैल्शियम और ये क्या है, OH। मतलब ये भी अपने आयन में क्या हो गया, टूट गया। अब कब टूटता है, जब इसको हम लोग किस में मिला देते हैं, जलीय में मिला देते हैं, ये किसी के साथ क्रिया करवा देते हैं, ठीक है। तो अब आयनीकरण का परिभाषा देखिए कि आयनिक पदार्थ है, चलिए हमारे पास एक आयनिक पदार्थ है, जैसे कि हमारे पास है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये आयनिक पदार्थ है, आयनों से मिलकर बना हुआ है ना, अणु आयन, है ना। तो आयनिक पदार्थ का जलीय विलयन में, किसका, आयनिक पदार्थ का किसमें, जलीय विलयन में, इसको हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं तो वहां अपने, है ना, तो वहां अपने आयनों में, आयन या कणों में विभक्त हो जाते हैं। तो आयनिक पदार्थ का जलीय विलयन में अपने, आयनिक पदार्थ का जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों, देखिए CaOH का अवयवी आयन कौन है, कैल्शियम है और ये OH है। H2SO4 का अवयवी आयन कौन है, हाइड्रोजन है और SO4 है। NaOH का अवयवी कण कौन है, Na है और OH है। मतलब ये जिन चीज़ों से बनता है ना, वही उनका क्या है, अवयवी कण है, ठीक है। ओके, तो आयनिक पदार्थ है जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में अपने अवयवी कणों में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया। आयनिक पदार्थ का जलीय विलयन में अपने अवयवी कणों में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। तो ये विभक्त हो गया किसमें, Ca2, ऊपर 2 डालना है ना, इसे नीचे में डालना, ये अणुपरमाणु नहीं है, ये +2 इसका संयोजकता को दर्शाता है और ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। और ये क्या है, 2OH। तो ये हो गया आपका क्या, आयनीकरण क्या है ना। अब आयनीकरण के जस्ट बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग कि 2.4.1, क्या सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वे अम्ल है, क्या सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वो अम्ल है। तो वो थ्योरिकल है, उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आता है 2.4.2, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही अपना आयन उत्पन्न करते हैं, है ना, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अम्ल व क्षार विलयन कितने प्रबल, अम्ल व क्षार विलयन कितने प्रबल, बुक साथ साथ रखेंगे, है ना। तो सीधा हम लोग चलते हैं इस टॉपिक में कि pH मान क्या है, pH मान क्या है। हाँ, तो देखिए हमको पूछा जाएगा pH क्या है,
तो मैं पहले तो सबसे पहले ये बता देता हूँ पीएच का मतलब क्या होता है कि किसी विलयन में, अब देखो समझ आ जाएगा आपको एक्चुअली में पीएच क्या है। ये कोई विलयन है हमारे पास, जैसे कि जल है ना। तो प्रत्येक विलयन है उसका कोई ना कोई पीएच मान होता है। पोटेंज या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता। पोटेंज मतलब शक्ति भी होता है, हाइड्रोजन की सांद्रता बोल सकते हैं या तो हाइड्रोजन की शक्ति बोल सकते हैं, पीएच का मतलब, है ना। अब ये क्या होता है कि जल का पीएच मान कितना होता है? 7। हाँ, क्या होता है? 7। ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अब एक चीज़ और सुनो आप, जिसका पीएच मान 7 है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। जो हम लोग जल पीते हैं ना वो उदासीन होता है, लेकिन हर जगह का जल उदासीन नहीं होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा अम्लीय भी होता है, थोड़ा थोड़ा क्षारीय भी होता है, ठीक है। तो जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो चलो, जल का पीएच मान याद हो गया, 7 हो गया। अब एक चीज़ बताता हूँ कि यदि जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती है, H+ आयन की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, अर्थात पीएच मान है वो 7 से 6 हो जाता है, 6 से 5 हो जाता है, 5 से 4 हो जाता है और 4 से 3 हो जाता है। ऐसे होते होते जा रहा है। अगर पीएच मान क्या हो रहा है? घट रहा है, तो वो सब क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल। जिस विलयन का पीएच मान, जैसे कि आप नींबू है, नींबू के रस को निकालोगे, उसका पीएच मान निकालोगे, तो नींबू के रस का पीएच मान है वो 7 से बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? कम होगा। 7 से 6, 5, 4, 3, 3, 2 में आता है वो उसके, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि नींबू क्या है? अम्ल है, इधर आता है तो, ठीक है। अब उल्टा देखिए, अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है तब, 7 से क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, तब हम लोग उस विलयन को क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षार। ये समझ आया आपको? जैसे कि एक विलयन है, जैसे कि निरमा का घोल है, अपमार्जक का घोल है, उसको हम लोग, उसमें हम लोग उसका पीएच मान निकालेंगे ना, तो पीएच मान कितना निकलेगा? 7 से ज़्यादा ही निकलेगा उसका पीएच मान, ठीक है। तो बहुत सारे पीएच मान आपको देखने को मिलेगा, बुक्स में आप देख लेंगे, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग पीएच मान दिया गया है बहुत जने का, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो। चलिए, ये समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं पीएच मान क्या है ना। अब ये तो मैं नॉर्मल भाषा में बता दिया कि पीएच मान ऐसा मान होता है जो कि जल में, अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जल का पीएच मान 7 है, अगर वो 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये हो गया अम्लीय हो गया। वो जो कोई पदार्थ लेंगे जिसका पीएच मान कितना है? 4, 5, 3 जो भी है, तो वो क्या हो गया? अम्लीय हो गया। और ऐसा भी ले लेंगे जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, तो क्या हो गया? क्षारीय हो गया। ये तो समझ आ गया आपको। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर 7 से कम पीएच मान हो रहा है, इस बात को अच्छा सुनो कि 7 से कम पीएच मान हो रहा है तो उसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक रहेगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक रहेगी। अगर पीएच मान 7 से बढ़ रहा है ना, तो उसमें OH- आयन की सांद्रता अधिक रहेगी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्षार में क्या होता है? OH- आयन की सांद्रता अधिक होती है और अम्ल में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। क्लियर है? अब उल्टा पूछ देगा तो क्या पूछ देगा कि अम्ल में OH की सांद्रता कम होती है कि ज़्यादा होती है? तो OH की सांद्रता कम होती है, लेकिन H+ की सांद्रता अधिक होती है अम्ल में। और क्षार में देखें तो OH की सांद्रता ज़्यादा होती है, H+ की सांद्रता कम होती है क्षार में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हम लोग अभी, है ना, क्योंकि आप क्या करोगे, आप अभी छोटे दिमाग वाले हो ना, तो क्या कर दोगे कि H+ जिसमें होता है उसी को अम्ल बोलते हैं, ऐसे बोल दोगे। तो मैं तो अभी क्षार बता रहा हूँ, क्षार में OH होता है ना, OH- होता है, और मैं भी बोल रहा हूँ कि इसमें H+ की सांद्रता कम होती है करके, ठीक है। तो आप सोचोगे H+ मतलब ये भी अम्ल हो गया, नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप केवल इतना ही जानो कि अम्ल है, अम्ल उसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। जब पीएच मान क्या होता है? घट जाता है, तो H+ सांद्रता बढ़ती जाती है। इधर देखें तो पीएच मान अगर बढ़ रहा है तो OH की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक। अब बात करते हैं पीएच मान। कोई भी विलयन का पीएच मान निकालते हैं, ठीक है। किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के, किसी विलयन का पीएच मान, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पीएच, ठीक है, किसके बराबर होता है? वो पीएच है वो, है ना। तो किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के, कौन से आयन के? हाइड्रोजन आयन के ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति, ये उसका क्या हो गया? मात्रक हो गया, ठीक है। तो किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के
ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ये सांद्रता को दर्शा रहा है, ठीक है, किसको दर्शा रहा है, सांद्रता को। ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, वो पूरा पूरा एक कहा जाए इस समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो वर्ड है वो, है ना, समीकरण नहीं बोल सकते, इस सूत्र को क्या कर रहा है, वो प्रदर्शित कर रहा है। तो किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के ग्राम प्रति लीटर, ये इसका मात्रा हो ग्राम प्रति लीटर, सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक होता है। ये ऋणात्मक लघुगणक होता है। अब इसका मतलब यही है, पीएच मान का मतलब यही है कि किसी भी विलयन का जो पीएच मान है वहाँ हाइड्रोजन आयन के ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के क्या होता है, ऋणात्मक लघुगणक होता है। ये हो गया, ठीक है। या नॉर्मल भाषा में आप क्या लिखोगे, पीएच किसी विलयन में H+ तथा OH- की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इतना और लिख देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पीएच मान हो गया। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6 कितना होता है, 5 से लेकर 7.5 से, ठीक है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, खाने के सोडा का पीएच मान कितना होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, साबुन का पीएच मान कितना है, नमक का कितना होता है, ये सब आपको पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो आप नेट कहीं सर्च कर लीजिए, सबका पीएच मान, नींबू का, दूध का, टमाटर का, खाने के सोडा का, विरंजक चूर्ण का, अमोनिया का, नमक का, सबका पीएच मान आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। और नहीं मिल रहा है तो मेरे संपर्क भी कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया पीएच मान, है ना। आगे हम लोग चलते हैं पीएच मान के जस्ट बाद प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, है ना। क्या क्या, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अब इसमें क्या फ़र्क है, बस मैंने आपको एक चीज़ याद रखना है, जिसमें H+ आयन होता है वो अम्ल होता है, और जिसमें OH- आयन होता है वो क्या होता है, क्षार। जैसे कि HCl को 2 भागों में बांटेंगे तो हाइड्रो H और किसमें Cl में, तो H+ हो गया और Cl क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जिसमें H+ है वो क्या है, अम्ल है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको 2 भागों में बांटेंगे तो Na+ और OH-, तो जिसमें OH- होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। ये आपको बता रखी है मैंने, है ना। तो प्रबल और अम्ल, प्रबल क्षार। तो पहले मैं बताता हूँ प्रबल अम्लों को, है ना। तो वे जिनमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहलाती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन आता है, एग्जाम्पल के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे बेहतरीन में, है ना। आगे प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार भी कह सकते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग अलग से, अभी तो प्रबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे लिखना कि वे जिसमें H+ की जगह आप क्या लिखना है, OH-। समझ आ गया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं ना। तो वे जिसमें OH आयन की सांद्रता अधिक होती है प्रबल क्षार कहलाती है या कहलाता है। उदाहरण में दे देना आपको, किसको, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये हो गया प्रबल अम्ल और क्या है, प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार में इसको उल्टा कर देंगे, चलो उसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कुछ पॉइंट्स बुक के आधार पर। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि पाचन की प्रक्रिया में पीएच का महत्व समझाइए। पाचन की प्रक्रिया में पीएच बस लिखा हूँ मैं, है ना। तो आप क्या करोगे, पाचन की प्रक्रिया में किसका, पीएच का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, मनुष्य का आमाशय जानते हो ना, है ना। मनुष्य का आमाशय तनु HCl अम्ल का स्त्राव करता है। आमाशय पढ़े होंगे आप लोग, ये भाग ऊपर से, है ना। तो मनुष्य का आमाशय तनु HCl अम्ल का, यकृत नहीं बोल रहा हूँ, आमाशय बोल रहा हूँ, है ना, यकृत अलग है। मनुष्य का आमाशय तनु HCl अम्ल का स्त्राव करता है। यह आमाशय को हानि नहीं पहुँचाता है। आप तो जानते हो कि अम्ल है वो हमारी चमड़ी में पड़ेगा तो अब चमड़ी को जला देगा, लेकिन ये तनु है ना, तनु अगर वो सांद्र होता तो जल जाता, ठीक है। तो मनुष्य का आमाशय तनु HCl अम्ल का स्त्राव करता है। यह आमाशय को हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि भोजन पचाने में सहायता करता है। मतलब पाचन की प्रक्रिया में पीएच का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ना। देखो, अगर भोज्य पदार्थ है वो आमाशय में पहुंचता है
कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। तो आमाशय की दीवार है वो क्या स्रावित करती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। HCl स्रावित करता है, जिसके फल से वो आसानी से क्या हो जाता है? ये पचने लगता है। कौन? भोज्य पदार्थ। ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, भोज्य पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है ना, ठीक है, तो उसको ज़्यादा मात्रा होने के कारण ना उसको ज़्यादा पचाने के लिए अत्यधिक मात्रा में HCl स्रावित होती है, ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए हमको होता है एसिडिटी, जलन, जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो, है ना। तो मनुष्य का आमाशय तनु HCl अम्ल का स्त्राव करता है। यह आमाशय को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि भोजन पचाने में सहायता करता है। यदि अपच हो तो आमाशय द्वारा अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है ना। अतः 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 कम pH पर भोजन शीघ्र ही पचता है, अर्थात पाचन में pH का महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, क्लियर। ये सब थ्योरी है जी, थ्योरी को ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो आगे आता है रक्त का pH। तो रक्त का pH बताने की जरूरत नहीं है। जो रक्त का pH है लगभग 6.8 से, यहाँ पर क्या होता है, कई बार कहते हैं हर व्यक्ति का रक्त अलग अलग जी, है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट को छोड़ देना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लार का pH। तो अपर क्वेश्चन कैसे बनता है कि लार में pH का क्या महत्व है? लार में pH का क्या महत्व है? हाँ, तो हल्का क्षारीय होता है, बताया तो हूँ लार, है ना, इसलिए तो थोड़ा सा चिकना टाइप्स लगता है वो, है ना। तो लार का pH में क्या लिखेंगे? दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, वो तो हमको पता ही है ना, कैल्शियम फास्फेट, इसलिए तो बोलते हैं कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है तब दांत ठीक ठाक रहता है करके, कैल्शियम की कमी होती है तो बेकार होता है करके, है ना। तो दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। जो दांत है वो पानी में घुल जाता है क्योंकि पानी पीते तो नहीं ना, ठीक है। तो दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। लार भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। लार भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य के लार का pH लगभग 6.5 से 7.5 तक होता है ना। इस pH में लार भोज्य पदार्थों को पचाने में सहायक होता है। अगर pH का मान इतनी होती है ना, ठीक है, 7.5 तक लगभग, तो वो क्या होता है, भोजन को पचाने में क्या होता है, सहायक है ना। यदि लार का pH मान 5.5 से कम हो जाए, तो इससे मतलब 6.5 से 7.5 के बीच होगा ना, 6.5 से 7.5 के बीच होगा ना, तो ठीक है। अगर 6.5 से और नीचे होते होते वो 5.5 से नीचे हो गया ना, तो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो यदि लार का pH मान 5.5 से कम हो जाए तो दांत सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर फिर, है ना, फिर काला काला दिखेगा दांत। चलिए, ओके, तो यहाँ तक आप क्लियर कर लिए, हम लोग कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे साल्ट, लवण और अम्लवर्षक के बारे में, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन रहेगा और इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि क्या है, इसमें अपना ना रेटिंग बढ़ता है ना। और लगभग 1000 के करीब सब्सक्राइबर कर सकता होती है। और आपको बताया था मैं 600-650 के आसपास हुआ है मेरे पास, है ना, लगभग 700 के। तो आप शेयर भी करिए और दूसरे अपने आसपास के बच्चों को भी ऐड करिए। अपने घर में जितने मोबाइल उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।